लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक्स की, जिसमें हमने डाटा और वेरिएबल्स की बात की थी, है ना। आपके कुछ वेरिएबल टाइप्स थे, जैसे लिस्ट था आपका, डिक्शनरी वेरिएबल्स थे, राइट। तो उनके बारे में बात करने के बाद और मैंने आपको एक सिनेरियो आई थिंक दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ पे एक्चुअली वो यूज़ होने। तो जैसे जैसे हम इस ऑटोमेशन वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये सिनेरियो क्लियर होता जाएगा कि ये जो आपके डाटा वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये सब कहाँ यूज़ होनी है। और नेटवर्क में आपका जो मैनेजमेंट ऑटोमेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन है, उसमें ये सब कुछ कहाँ काम आएगा, राइट। तो हर एक चीज़ सेंस बनाएगी धीरे धीरे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कुछ पहले वाली वीडियो पार्ट में हमने बात की थी एपीआईज़ के बारे में ना। हमने बिल्कुल डिटेल में जाना था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस क्या हैं, क्यों ज़रूरी है। जैसे कोई दो ऐप हैं आपके पास, उन दोनों ऐप्स को आपको इंटर कम्युनिकेट कराना है। तो जैसे आप नेटवर्किंग की बात करें ना, दो नेटवर्क है, दोनों को इंटर कम्युनिकेट कराना है तो राउटर एक काम करता है। ऐसे ही दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई जो दो एप्लीकेशंस हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट अगर कराना है तो उसके लिए यूज़ होगी आपकी एपीआईज़, है ना। और वहाँ पे भी हमने फिर दो तरह की एपीआईज़ देखे थे जब हमने नॉर्थ बाउंड इंटरफेस एनबीआई की बात की थी। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे पास एक तो सोल्यूशन ऐसा था जहाँ पे आपका सेम सर्वर पे फिजिकल डिवाइस पे आपका क्या बोलते थे, कंट्रोलर भी है और उसी पे आपका एपीआई भी है जो उसको प्रोग्राम कर रहा है कंट्रोलर को। अब जो दोनों प्रोग्राम्स है, कंट्रोलर भी एक सॉफ्टवेयर है और जो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब उन दोनों को कम्युनिकेट कराना है ऑन सेम डिवाइस। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इस तरह से आपके पास एक ये सर्वर हुआ, इस सर्वर पे आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं और इसी सर्वर पे आपने यूज़ कर लिया है एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। इन दोनों के बीच में ये जो है ये एनबीआई और ये क्या काम करेगा आपके एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ओके, तो अभी हम क्या बात करते हैं कि रेस्ट बेस्ड एपीआईज। रेस्ट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि अब जो ये आपका सोल्यूशन है जिसमें कंट्रोलर और उसको प्रोग्राम करने वाला डिवाइस वो सेम डिवाइस पे नहीं है, वो आपका अलग अलग डिवाइसेस पे। मीन्स आपका ये है कंट्रोलर जो किसी एक सर्वर पे है, और ये है मान लीजिए आपका लैपटॉप जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन, आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, जहाँ पे वो आपके ऐप इंस्टॉल्ड है, राइट, ऐप। अब इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, इस ऐप पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालनी है जो इस एनबीआई, इस प्रोटोकॉल, इस के थ्रू आपका जो है, इस इंटरफेस के थ्रू कहाँ पे जाए, आपके कंट्रोलर पे, और ये इसको कॉन्फ़िगर करे। अब ये देखिए जो दोनों नेटवर्क में है आपके, अब इसमें आपको एक्चुअली कुछ डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है ना, दो डिवाइसेस के बीच में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल चाहिए होगी। तो ऐसी एपीआईज जो इस तरह के सॉल्यूशन के लिए काम आती है, दोज आर रेस्ट बेस्ड एपीआईज, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट बेस्ड एपीआई, राइट, जो ऐसे सॉल्यूशन में काम आएंगी जब आपका जो डिवाइस है, जो ऐप है, वो किसी दूसरे डिवाइस पे रहेगा और जो कंट्रोलर है किसी दूसरे डिवाइस पे, और उनके बीच में फिर आईपी की कनेक्टिविटी है। तो ऐसी एपीआईज़ को क्या बोलते हैं, रेस्ट बेस्ड एपीआईज़। और ये आपके सीसीएनए के एग्ज़ाम में भी आ सकता है और आपके सिलेबस में भी है। रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ ही हैं, बाकी आपका कोई ज़्यादा डिटेल्ड इसमें स्टडी नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पता रहना चाहिए, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम रेस्ट बेस्ड के बारे में। अच्छा, यहाँ पे लिखा HTTP कि ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ना, कि मान लो इसको कुछ इन रिसोर्सेज चाहिए हैं इस ऐप से और इस ऐप को कुछ रिसोर्सेज देने हैं इस कंट्रोलर को, तो टू एंड फ्रो के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होनी है दैट इज़ HTTP। अगर आपको याद हो HTTP, तो वैसे भी आप जितनी भी वेबसाइट्स, जो भी आप इंटरनेट पे काम करते हो, उसकी भी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कौन सी है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपकी HTTP HTTPS ही है। चलिए, अब ये तो हुआ कि जो रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ हैं वो यूज़ करती हैं आपकी HTTP। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि क्यों। अच्छा, पहला तो सवाल ये कि क्या अगर आप HTTP यूज़ नहीं करोगे तो आपकी रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ काम करेंगी कि नहीं करेंगी? डेफिनेटली करेंगी। आप बाकी प्रोटोकॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम सिर्फ अभी सीसीएनए में किसको डिस्कस करते हैं, HTTP को। उसका रीज़न देखिए, दो तीन आपके पॉइंट्स हैं, ये देख लेना नीचे ज़रा हमने जो लिखा हुआ है। तो यस, आगे नेक्स्ट करते हैं, वाई HTTP, क्यों आप ऐसा करें, है ना। तो देखो, जो आपका रेस्ट बेस्ड एपीआई थी और जो आपका HTTP है, वो दोनों ही क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर कैसे, आपका जो ये
कंट्रोलर होगा, ये आपका कौन है, क्लाइंट, इसको डाटा चाहिए। और जो आपकी वो जो ऐप है जो आपकी किसी दूसरे पीसी पे या लैपटॉप पे पड़ी हुई है, वो आपके लिए क्या है, सर्वर है। तो अब इसको यहाँ से डाटा चाहिए, इसको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये भी इसी मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर पे, और HTTP भी आपका किस पे है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करती है। स्टेटलेस है, मीन्स कि आप इसको मान लो पहले एक डाटा चाहिए था, एक रिक्वेस्ट की, दूसरी बार कोई और डाटा चाहिए था, वो दूसरी रिक्वेस्ट की। अब इन दोनों रिक्वेस्ट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटलेस है ये ऑपरेशनल मॉडल जो है ना। तो रेस्ट भी ऐसे ही काम करता है, HTTP भी। ओके, इंक्लूड्स हेडर दैट क्लियरली मार्क। अच्छा, ये कैशेबल और नॉन कैशेबल की बात मैंने शायद आपको पहले भी डिस्कस की थी। कैशेबल का मतलब क्या है आपका, कि कुछ डाटा पार्ट जो आपको लगता है कि जो कांस्टेंट है वो आप पहले से एक्सेस करके अपनी इस कैशे मेमोरी में रख लीजिए कंट्रोलर के पास, और ताकि उससे क्या हो, जो आगे के कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट्स हैं वो बार बार यहाँ से पुल ना करने पड़े, वो अपने कैशे मेमोरी से यूज़ कर पाए। आपको अगर हार्डवेयर का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जो कैश मेमोरी आपकी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाती है, राइट। तो ये वजह है कुछ कि जिसकी वजह से आप क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट बेस्ड जो APIs है डिज़ाइन करते हैं, जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसके लिए HTTP के बेस पे। ओके, सो यस, अभी हमारा आता है सॉफ्टवेयर क्रेडेंशियल। अच्छा, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अभी HTTP के बेसिक्स। HTTP को और रेस्ट बेस्ड APIs को थोड़ा ना जोड़ने के लिए, तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो क्रेडेंशियल्स हैं आपके और एक HTTP वर्ब है। जो आपने एप्लीकेशन लिखी है, अभी जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात हमने की, जो ऐप रहेगा किसी डिवाइस पे जो कॉन्फ़िगर कर रहा है NBI के थ्रू आपके कंट्रोलर को, सॉफ्टवेयर जब भी आप कोई लिखते हैं, ठीक है, तो ये 4 एक्रोनिम्स आप यूज़ करते हैं जनरली। जितने भी ऑलमोस्ट काम आप करते हैं, आप किसी प्रोग्रामर से बात करेंगे या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, या फिर हो सकता है कि आप पहले से जानते भी हों, तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो आप लैंग्वेजेस में डिफरेंट टास्क को करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो C4 आपका क्या रहता है, क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। क्रिएट का मतलब क्या है, मैं इसको ना एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये फेसबुक का डाटा सेंटर है, fb.com का, ये क्या है आपके पास एक डाटा सेंटर, और इसमें बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड यूज़र हैं उनका डाटा पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए मेरी फेसबुक की आईडी नहीं है और मुझे क्या करना है, फेसबुक की आईडी बनानी। ये मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ एक यूज़र हूँ, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, आईफोन, कुछ भी हो सकता है। अब ये इंटरनेट के थ्रू क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसके अपने ISP से कनेक्टेड रहेगा, वायर्ड से या वाईफाई से। मैं अपने ISP अपने राउटर से कनेक्टेड रहूँगा, वायर या वायरलेस से। चलिए, अब जैसे ही आप facebook.com पे लॉगिन करते हैं, समझिए ज़रा, तो इसका मतलब आप रीड कर रहे हैं फेसबुक के एप्लीकेशन को, ठीक है, मीन्स रीड द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो अभी जैसे आप ब्राउज़र में जाएंगे, fb. करेंगे, उधर से आप फेसबुक की वेरिएबल जो उसकी आउटपुट्स हैं, जो डिस्प्ले है, वो सब रीड करते हैं। अब आप कोई आईडी बनाते हैं, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग समथिंग एंड स्टोरिंग ऑन सर्वर। आप कुछ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और वो आपका फेसबुक के डाटा सेंटर में, मान लो ये कोई रैक है जहाँ पे आपकी मल्टीपल पेटाबाइट की हार्ड ड्राइव पड़ी और उसमें कुछ ट्रैक सेक्टर में आपका डाटा स्टोर हो रहा है थोड़ी सी जगह पे। ओके, तो ये जो आपने किया है फेसबुक के सर्वर पे, अपनी इन्फॉर्मेशन जो डाली थी, दैट इज़ योर क्रिएट पार्ट, राइट। अभी जैसे आपने क्रिएट किया तो लॉगिन करना पड़ेगा, इट मीन्स आप अगेन उधर से क्या है, फिर कुछ रीड करेंगे, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के लिए मांगेगा वहाँ पे। चलिए, अब एक बार जैसे ही आपने अपना डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल ले लो, अपने नाम का एग्जांपल ले लो, आपने डाल दिया जैसे 3393, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी आपने क्या कर दिया है, क्रिएट वन टाइम, जब फर्स्ट टाइम की बात करते हैं। अब आपको इसको चेंज करना है कि नहीं यार, मेरे को गलती होगी, 3 की जगह 13 था, तो ये आपने क्या कर दिया, अपडेट, जो ऑलरेडी वेरिएबल्स थे। अच्छा, ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 13,393 हो सकती है, पर किसी और की तो ये अलग भी होगी ना, फिर किसी और की अलग होगी, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, वेरिएबल्स हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। फिर अगर आप इसको बिल्कुल हटाना चाहते हो कि भाई मेरे को डेट ऑफ बर्थ रखना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसको बिल्कुल हटा दूँ यहाँ से, सो दैट इज़ डिलीट। तो एक रफ सा आइडिया मैंने देने की कोशिश की है आपको कि कैसे प्रोग्रामिंग आप करते हैं और कुछ आपके जो इंस्टेंसेस हैं वो जनरेट करते हैं लैंग्वेजेस में यूजिंग दीज 4 व्हाट यू से क्रेडेंशियल्स, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आई होप एक बेसिक सेंस आपको क्लियर होगी अभी तक। अच्छा,
अब आप तो लेकिन इस पीसी, मैं तो इस पीसी पे बैठा था ना, वो तो वहाँ पे थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अब मैं पीसी पे बैठा उस लैंग्वेज उस पेज तक, facebook.com के पेज तक कैसे पहुँचूंगा? इंटरनेट से। और इंटरनेट किसकी हेल्प से चलता है? कौन सी प्रोटोकॉल? आपका HTTP। तो HTTP कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करती है, उसका आता है कि HTTP वर्ब आती है। ये देखिए, अगर आपको जैसे कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ये वाली देखिए, जब आपको कुछ डाटा डालना है, ये देखिए, ये प्रोग्रामिंग के टाइम का, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोग्रामिंग जब fb.com की जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग लिखी जा रही होगी तो ये सब कुछ हुआ होगा। अब मान लो facebook.com बन के तैयार है, अब आप दुनिया भर के किसी भी कोने से या हर एक कोने से एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, तो उसके लिए क्रिएट वाला जो काम आपको करना है, मीन्स आप अपने एंड से जब उधर अपने आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, आप अपना जो रिलेशनशिप स्टेटस है, कुछ भी आप डालेंगे, दैट मीन्स यू आर पोस्टिंग समथिंग, राइट। और जब आप वहाँ से कुछ रीड करने की कोशिश करते हैं तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। फिर आप रिप्लेस करते हैं, यू आर पुटिंग समथिंग, एंड जब आप कुछ हटाते हैं वहाँ से, इट मीन्स यू आर डिलीटिंग समथिंग, ठीक है। तो ओके, ये रहेगा। और ये जो वेरिएबल्स, ये जो सॉरी आपके वर्ब्स हैं, मीन्स वर्ब का मतलब क्या है? जैसे क्रिया बोलते हैं ना, कुछ करने को, कुछ होने को वर्ब कहते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि हेडर जो जाएगा आपके एप्लीकेशन लेयर का हेडर, और वो बताएगा उधर जाके सर्वर को कि क्या करना है, समझिए। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो फॉलो करता ही है। तो पोस्ट का मतलब वो समझ जाएगा कि कुछ आपको वहाँ पे डालना है, इट मीन्स, और पुट मीन्स आपको कुछ वहाँ पे अपडेट करना है, डिलीट मीन्स कोई डाटा आपको वहाँ से डिलीट करना है। तो यस, आई होप एक आपको ये क्लैरिटी आई है। तो यस, ये यही है यहाँ पे इसका मतलब। ओके, ठीक है, अब देख लेना ज़रा, मैं इसको यहाँ बताऊँगा इस वाली स्लाइड से। देखिए ज़रा, जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था तो आप याद करिए ज़रा एक बार कि हमने कुछ ऐसा लिया था। ये हमारा एक मेन डाटा था, कोई भी, इसको हमने ब्रेक किया था छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में, क्योंकि आपको पता है जितनी मर्जी इंटरनेट की स्पीड हो, 4G 5G 6G कुछ भी यूज़ करें, डाटा आपका कभी भी कंप्लीट 1G वीडियो डाउनलोड अपलोड नहीं होगी। आपको लगेगा 5G 6G जब आप यूज़ करते हैं ना कि 1 GB की वीडियो आपने, हो सकता है कि कुछ एक सेकंड में डाउनलोड कर लिया, आपको लगेगा कि 1G पर सेकंड डाउनलोड हो रहा है, तो एक्चुअली वो 1 Gbps नहीं डाउनलोड हो रहा, वो पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स एक सेकंड में इतने ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं आप कि आपको लगता है कि आपने पूरा डाटा एक साथ डाउनलोड कर लिया, पर एक्चुअली वो छोटे छोटे पैकेट्स में, सेगमेंट्स में जिसको बोलते हैं, वो उसमें ही डाउनलोड होगा। अब वो जो छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? DU, डाटा यूनिट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ इसको रखता हूँ, बाकी इसको मैं हटा दूँ एक बार। अब ये जब आपको भेजनी है नेटवर्क में, इसका मतलब आप इसको क्या करना पड़ेगा? एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये आपका जाएगा एप्लीकेशन लेयर से नीचे, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ, तो एप्लीकेशन लेयर ने कर दिया अपना हेडर ऐड। अब इस हेडर में क्या रहेगा? ये सारी चीज़ें। ये जो TCP क्या है, जब आपका जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वहाँ पे ये हेडर लगेगा, ठीक है। और जब आपका नेटवर्क लेयर पे जाएगा तब IP का हेडर लगेगा, फिर जब डाटा लिंक लेयर पे जाएगा तो मैक का हेडर लगेगा, ट्रेलर भी लगेगा, वो छोड़ दो। फिलहाल जस्ट याद रखो, जब आप HTTP की रिक्वेस्ट की हेडर की बात कर रहे हैं तो ये आपका लगते हैं सारे के सारे। और इस रिक्वेस्ट हेडर के अंदर ही आपका जाता है URL। जब आप www.facebook.com लिखते हो, या फिर स्लैश लिख के आगे लॉगिन लिखते हो, या फिर cisco.com/go/ आपका क्या बोलते हैं उसको, CFN, कॉन्फ़िगरेशन फीचर नेविगेटर, कुछ भी स्लैश करके लगाते हैं, इट मीन्स आप उस एक पर्टिकुलर URL तक जाने की कोशिश करते हो। और URL आजकल नहीं बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं URI। तो URL एक बोल लीजिए कि आप गुजरे ज़माने की टर्म है। अभी क्या यूज़ होता है? यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। लोकेटर की जगह भी क्या प्रेफर करते हैं? आइडेंटिफाई। सो दैट इज़ URI। तो इसी के अंदर आइडेंटिफाई रहता है सारा का सारा। और API के जो हेडर चलते हैं वो यहाँ पे, जो रेस्ट बेस्ड है या जो भी रहेगा, राइट। ओके, तो आई होप ये क्लियर कर चुके हैं हम ये सारा का सारा पार्ट। तो इस वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ टच नहीं किया, सिर्फ एक ये कंपैरिजन रियल लाइफ से जोड़ के मैंने आपको बताया है कि कैसे आपका जो APIs हैं कम्युनिकेट कराती हैं इन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, और कैसे आप नेटवर्क में जो NBI है, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस आपका, उसके लिए एक यूज़ करते हैं रेस्ट बेस्ड APIs। किस कंडीशन में? जब आपका कंट्रोलर और उसको प्रोग्राम करने वाली एप्लीकेशन नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस पे, राइट। तो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लेट मी सी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नीड ऑफ सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेज एंड ऑल दैट। ओके।
बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।